आवाज़ दोस्त किस्त नंबर 2। इन्हीं सफ़ों में मगरब इस्लाम के मुरब्बा और कसीर ज़ाविया मीनार भी खड़े हैं और मशरक़ इस्लाम के गोल और नोकदार मीनार भी मौजूद हैं। चंद मीनारों पर तज़यीन बरजस्ता है और चंद तज़यीन पे वस्ता के नमूने हैं। कहीं पर चींकारी है तो कहीं मुनब्बत कारी, कहीं पत्थर नीम मुसफ़ा है और कहीं ईंटें हज़ार बाफ। कुछ मीनार बुनियाद से रिफ़त तक यकसा हैं और कुछ मंजिल ब मंजिल मुख्तलिफ हैं। इनमें कैरवान की मस्जिद का भारी भरकम मीनार भी शामिल है, जो दमिश्क मीनार के बाद शायद कदीम तरीन मीनार है। मीनार कैरवान की एक नकल काहिरा में 300 साल बाद तामीर की गई, मगर आज असल की हालत नकल से बेहतर है। इन सफ़ों में कुछ जगहें खाली भी हैं। यहाँ पहले मीनार थे, अब महज उनका नाम बाकी रह गया है। कुर्तबा में अब्दुर्रहमान अव्वल का मीनार हुआ करता था, आज उसका निशान भी नहीं मिलता। अब्दुर्रहमान ने सरजमीन उंदलस में खजूर का जो पहला पौधा लगाया था, उसका निशान भी अगर कहीं मिलता है तो सिर्फ बाले जिब्रील में। अल्लामा इकबाल ने इस खजूर के दरख्त की गुर्बत की निस्बत जो कहा, वो उंदलस के पहले मीनार के बारे में भी कहा जा सकता है। कहते हैं, मोमिन के जहाँ की हद नहीं है, मोमिन का मकां हर कहीं है। इकबाल के इस शेर की तशरीह के लिए सियाहत शर्त है, सो वो अगर मंजूर हो तो वस्त एशिया के दूर उफ्तादा इलाकों में भी कुछ वक्त गुजारना चाहिए। कारवाने इस्लाम वहाँ भी खैमज़न हुआ था और उस खैमे की तनाबें जरकूर खान, बुखारा, वापगंद, समरकंद और खीवा के इन मीनारों से बांधी गई थी, जो आज भी वहाँ मौजूद हैं और जिनकी खुशनुमाई और खामोशी वही बात कह रही है जो शायर से नक्शे पा की शोखी ने कही थी, यानी अभी इस राह से कोई गया है। जरकूर गान में एक मीनार 850 साल पुराना है। उस मीनार की साख्त और सूरत ऐसी है जैसे बुनियाद से कई मीनार उठे हों और बुलंदी पर उन्हें कुरानी आयात की खिशी पट्टी से बांध कर यकजान कर दिया हो। इन मीनारों की तादाद 16 है, जिनसे मिलकर ये एक मीनार बनता है। ममार से चूक हो गई, उन्हें 16 नहीं 72 होना चाहिए था। वाबकंद का मीनार बहुत सुबुक है, उसे देखकर सुराहीदार गर्दन याद आ जाती है। समरकंद में बीबी खानम का मीनार 550 साल पुराना है। इस हश्ती मीनार में रंगीन लोहे भी हैं और अकलीदसी शक्लें भी। खीवा तो गोया मीनारों का शहर है। मस्जिद जामे का मीनार, मदरसा कुली खां का मीनार, मदरसा अमीन खां का मीनार और ख्वाजा इस्लाम का मीनार सभी खीवा ही में तो वाक़ हैं। ख्वाजा इस्लाम का मीनार सबसे कम उम्र है, मगर ख़ातम कारी में इस पाए का मीनार शायद ही कहीं नजर आए। बुखारा का मीनार कलां 1127 में बना था। उस मीनार में ईंटों की चुनाई से आराइश और इनकी सतह के फ़र्क से ज़िबाइश का सामान पैदा किया गया है। फ़ौकानी मंजिल पर गालिब कारी का एक खूबसूरत नमूना मौजूद है और उससे ज़रा बुलंदी पर काई जमी है और घास उगी हुई है। काई और घास तो पस्ती की अलामतें हैं। इन्हें सरे मीनार देखो तो मालूम हुआ कि हर बुलंदी पस्ती की जद में है। उंदलस में मीनार मिट गए, वस्त एशिया में इन पर काई जम चुकी है। कुछ मीनार ऐसे भी हैं जो मिटे तो नहीं मगर गुम हो गए हैं। इन मीनारों में गजा की जामे मस्जिद का मीनार, अल खलील का मीनार और कुतुब मीनार शामिल हैं। मैं इन गुमशुदा मीनारों की बदहाली से दिल गिरफ्ता हुआ और दूसरे मुल्कों में मीनारों की तलाश तर्क करके वतन वापस आ गया। यहाँ मेरी जुस्तजू का इस्तकबाल करने वालों में मनोड़ा का रोशन मीनार, सखर के मासूम शाह का मीनार, लाइलपुर का चौक मीनार और शेखपुरा का हरन मीनार शामिल थे। इन मीनारों के कद आवर हजूम में मुझे एक छोटा सा मीनार भी मिला, जिसे गढ़ी शाहू का कोस मीनार कहते हैं। तो उसके जहांगीरी में लिखा है कि बादशाह ने हुक्म दिया कि लाहौर से आगरे तक हर कोस के फासले पर एक मीनार बनाया जाए और हर 3 कोस के फासले पर एक कुआं खोदा जाए। इस हुक्म के बहुत दिनों बाद फैज़ के असबाब गिनाए गए थे। क्या अजब शायर ने पुल, चाह और मस्जिद व तालाब की फहरिस्त तुझके जहांगीरी से नकल की हो। मुगलों का जिक्र हो तो बात बाबर से शुरू करते और आलमगीर पर ख़त्म करते हैं। बाबर ने जितने मीनार बनाए उनमें रेख्ता बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि वह जंग के मैदान में तामीर हुए थे। तो उसमें बाबर नहायत ईमानदारी और इत्मीनान से उन मीनारों का जिक्र करता है जो उसने जा बजा दुश्मनों के सरों को काट कर बनाए थे। राना सांगा से लड़ाई हुई तो शराब से तौबा भी की और फतह याबी पर कुल्ला मीनार बनवाया। एक और
लड़ाई में अचानक दुश्मन के हजारों नंगे सिपाही तलवारें नेज़े लहराते मुकाबले पर आ निकले। वो अपने बीवी बच्चों को कत्ल करके आए थे और दुनिया से यहाँ तक ताल्लुकात मुनक़ते कर लिए थे कि लिबास से भी आरी थे। घुमसान का रन पड़ा। बाबर की ज़रा पोश सिपाह जीत गई और यूं सतर पोशी का एक और जवाब पैदा हो गया। फतह की खुशी में बाबर ने कता तारीख कहा और उसके बाद का हाल तुस्क में यूं लिखा है। मैंने हस्बे दस्तूर चंदीरी के शमाल मगरबी पहाड़ पर दुश्मनों के सरों का एक मीनार बतौर यादगार फतह चुनवा दिया। बाबर के अहद से औरंगजेब के दौर तक मुगल फन तामीर में बहुत तरक्की हो गई। कुल्ला मीनार के बजाय दौलताबाद में फतह मीनार बनाया गया। चार निहायत खूबसूरत मीनार लाहौर की जामे मस्जिद में भी बनाए गए। ये संगे सुर्ख के सह मंजिला हश्त पहलू मीनार, जिनके ऊपर सफ़ेद गुंबदी बनी हुई है, सादगी और सन्नाई के लाजवाब नमूने हैं। पुख्ता बुनियाद मगर आलाइश दुनिया से बुलंद, ये तौहीद, हक्कानियत और रिफ़ात की अलामत हैं। इस बड़े अजीम में आलमगीरी मस्जिद के मीनारों के बाद जो पहला अहम मीनार मुकम्मल हुआ है वो मीनार इकरारदाद पाकिस्तान है। यूं तो मस्जिद और मीनार आमने सामने हैं, मगर इनके दरमियान ये ज़रा सी मुसाफत जिसमें सिखों का गुरुद्वारा और फरंगियों का पड़ाव शामिल हैं, 3 सदियों पर मुहित है। मैं मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा उन 3 गुमशुदा सदियों का मातम कर रहा था। मस्जिद के मीनार ने झुककर मेरे कान में राज की बात कह दी। जब मस्जिदें बेरौनक और मदरसे बेचराग हो जाएं, जिहाद की जगह जमूद और हक की जगह हकायत को मिल जाए, मुल्क के बजाय मफाद और मिल्लत के बजाय मसलहत अजीज हो, और जब मुसलमानों को मौत से खौफ आए और ज़िंदगी से मोहब्बत हो जाए, तो सदियां यूं ही गुम हो जाती हैं। आज फिर मजलिस तामीर की नशिस्त थी। मैंने पूछा, इस मीनार की बुनियादें कितनी गहरी हैं और इनमें कौन सा मसाला लगाया गया है? जवाब मिला कि माहिरीन के तज्ज़िये और तहकीक के मुताबिक बुनियादें बहुत गहरी खोदी गई हैं और इनकी पायदारी के लिए आला दर्जे का रेख्ता इस्तेमाल किया है। मैंने दिल में सवाल दोहराया। ये तो पहेली थी जिसमें बुनियादों की गहराई से मुराद यादों की गहराई थी। मैंने आंखें बंद की। मेरे सामने संगे बुनियाद नस्ब करने का मंजर था। एक स्पेशल ट्रेन पटियाला से चली और सुबह एक छोटे से स्टेशन पर खड़ी हो गई। वाइस राय गाड़ी से नीचे उतरे तो मिस्टर पोलाक ने, जो कमिश्नर थे, उनका इस्तकबाल किया। इसके बाद 2 अंग्रेज आगे बढ़े। एक डिस्ट्रिक्ट जज था और दूसरा कलेक्टर। पास ही एक हिंदुस्तानी भी खड़ा था, भारी भरकम और तवील कामत। उसकी पेशानी तुर्की टोपी में और चेहरा घनी दाढ़ी में छुपा हुआ था। उसने भी हाथ मिलाया और वासराय को अपने घर ले गया। दोपहर को संगे बुनियाद की तनसीब की तकरीब थी। एक वसी मैदान में पिंडाल सजा हुआ था। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का हजूम था। एक तरफ कुछ फासले पर बहुत से हाथी खड़े थे, जिन पर सवार होकर मेहमान इस तकरीब में शरीक होने आए थे। मेज़बान को मसरूफ़ देखकर ख्याल आता था कि वाकई हाथी के पाँव में सबका पाँव होता है। तकरीब तकरीरों से शुरू हुई और जब तकरीरें हो चुकी तो मेहमान खुसूसी उठकर शामियाने के उस सिरे पर गए जहाँ बुनियाद रखनी थी। पहले कुछ कागजात और सिक्के दफन किए गए, फिर एक पत्थर नस्ब हुआ। इस पत्थर पर 3 बार ज़रब लगाकर लॉर्ड लिट्टन ने कहा, मैं ऐलान करता हूं कि यह पत्थर दुरुस्त और मौजू तरह से नस्ब हो गया है। यह ऐलान 2 जनवरी 1877 को अलीगढ़ में किया गया था। यह दुरुस्त और मौजू तौर से नस्ब होने वाला पत्थर यूं तो एक कॉलेज का संग बुनियाद था, मगर जिस रोज़ यह नस्ब हुआ गोया उस रोज़ मीनार पाकिस्तान की बुनियादें भी भरी गईं। सैयद महमूद ने जो स्पासनामा पढ़ा उसमें लिखा था कि यह मुल्क भर में पहला इदारा है जो मुसलमान एक अलहदा तबके की हैसियत से अपनी इनफरादी ज़रूरत और मुतहद्दा ख्वाहिश के तहत कायम कर रहे हैं, और इस मदरसे की बुनियादी तारीख के उन तकाज़ों में मिलेंगी जिनसे ये मुल्क पहले कभी दो चार नहीं हुआ। लीजिए, हम अलीगढ़ की बुनियादों में मीनार पाकिस्तान की बुनियादों को ढूंढ रहे थे और स्पासनामा कहता है कि अलीगढ़ की बुनियादी तारीख के तकाज़ों में मिलेंगी। उस रोज़ बहुत सी तकरीरें हुई और मुकर्ररों ने मुस्तकबिल की बात कुछ ऐसे की जैसे उन्हें गैब का इल्म हो। वाइस राय ने कहा कि फ़हम और फरासत की मुस्तकिल इजारादारी कुदरत ने किसी एक नस्ल को नहीं दे रखी, और ना इस्लाम में कोई ऐसी बात है जो फ़हम इंसानी और तहजीब आलमी की राह में रुकावट बन जाए। मैं चाहता हूँ कि हिंद के मुसलमान नए मैदान फतह करें और अपने पाक अज़ाइम को पूरा करने के लिए ताज़ा मौक़े हासिल करें। एक अंग्रेज़ अफसर मिस्टर कीन ने कहा कि आज हमने जो कुछ देखा है ये जहाँ तक पेशगोई मुमकिन है एक वसी और अहम तहरीक की इब्तदा है जो तारीख में जगह हासिल करेगी।
سپاس نامے میں لکھا تھا کہ یہ بیج جو آج ہم نے کاشت کیا ہے، اس سے ایک تناور درخت نکلے گا جس کی شاخیں بھی زمین میں جڑ پکڑ لیں گی اور ان سے نئے اور توانا درخت نکل آئیں گے۔ ہر تقریر دعائیہ تھی اور ہر دعا قبول ہو رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ سر سید کے ہاتھوں وہ نیکی ہو رہی ہے جس کے اجر اور اثر کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ اس عمل کی حالت ایسی ہے جیسے ایک دانے کی حالت جس سے 7 بالیں جمیں اور ہر بال کے اندر 100 دانے ہوں، اور یہ افزونی خدا تعالی جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے۔ علی گڑھ کو جو افزونی اور وسعت خدا نے عطا فرمائی اور جس طرح یہ مدرسہ آہستہ آہستہ ایک مرکز بن گیا، اس کا ذکر ایک بار مسجد سے تعمیر میں ہو رہا تھا۔ مجھے وقت کے کتنے ہی سنگ میل یاد آئے جو تقریباً 100 سال کی مدت پر پھیلے ہوئے ہیں، مگر علی گڑھ کی نسبت سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں بھی اس کارواں میں شامل ہوں اور جو کبھی وہاں سے گزرا تھا۔ جو 1857 ہے، سنگ میل پر خون ناحق کے چھینٹے ہیں، سما بے نور ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ خستہ جانوں کا ایک قافلہ ہے جس میں غالب خستہ بھی شامل ہے۔ غالب ہندو کا مقروض ہے، انگریز کو پینشن کی عرضی دیتا ہے مگر اس کا جواب ہی نہیں آ چکتا۔ لال قلعے کی آخری شمع اب خاموش ہو چکی ہے، کسی کو سوچنے کا بھی یارہ نہیں۔ سنگ میل سے سید احمد ٹیک لگائے کھڑے کچھ لکھ رہے ہیں، شاید رسالہ اسباب بغاوت ہند کی تصنیف ہو رہی ہے۔ اگلے سنگ میل پر 1868 لکھا ہے، سر سید بنارس کے کمشنر مسٹر شیکسپیئر کو کہہ رہے ہیں کہ اب ہندوؤں اور مسلمانوں کا اشتراک کسی صورت میں ممکن نہیں رہا۔ سر سید کی ایک روبدار روغنی تصویر یونین ہال کی دیواروں پر لگی ہوئی بہت سی تصویروں کے وسط میں آویزاں تھیں۔ اس کے دائیں اور بائیں قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصویریں تھیں۔ اب ذہن میں جو شکلیں ابھرتی ہیں ان کا مرکز بھی یہی 3 صورتیں ہیں۔ سر سید کی تصویر دیکھ کر کبھی تعجب اور تعصب ہوتا کہ اس کے چوڑے چکلے سینے پر انگریزوں کے دیے ہوئے اتنے بہت سے تمغے لگے ہیں۔ تمغوں کے نیچے جھانکا تو اس صحت مند انسان کو درد دل کا مریض پایا۔ سنا ہے مولانا شوکت علی سے کسی انگریز نے کہا تھا کہ سر سید کی صورت اور وفاداری پر مت جاؤ، یہ ہندوستان کا سب سے بڑا باغی ہے، اس کی تحریک کی ترقی کے ساتھ برطانوی عہد کے دن بھی پورے ہو جائیں گے۔ سر سید کا مزار ہماری جماعت کے نزدیک ہی تھا۔ مسجد میں داخل ہوں تو شمالی جانب قبروں کی جو قطار ہے اس کے وسط میں سر سید کا مزار ہے۔ ہم نے بارہا لوہے کے جنگلے کو تھام کر حیرت سے اس کی قبر کو دیکھا۔ یہی وہ شخص ہے جس نے ریلوے اسٹیشن پر ہندو پانی کی آوازیں سنی تو ان کے جواب میں مسلمان تعلیم کا نعرہ لگایا۔ ہندو پانی اور مسلمان پانی کا فرق اور مفہوم کچھ عرصے کے بعد 2 لفظوں میں یوں ادا ہونے لگا، علی گڑھ اور بنارس۔ ان 2 شہروں کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ بڑھتا رہا یہاں تک کہ 2 نئے لفظ سننے میں آئے، پاکستان اور بھارت۔ یہ بات تو قائد اعظم نے علی گڑھ میں ہی کہی تھی۔ پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہاں مسلمانوں کی حکومت بھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلمہ توحید ہے، وطن نہیں اور نہ ہی نسل۔ ہندوستان کا جب پہلا فرد مسلمان ہوا تو وہ پہلی قوم کا فرد نہیں رہا، وہ ایک جدا گانا قوم کا فرد ہو گیا۔ ہندوستان میں ایک نئی قوم وجود میں آ گئی۔ میں نے قائد اعظم کی یہ تقریر سنی تو سوچا، علی گڑھ ایک چھوٹا سا پاکستان ہے اور پاکستان ایک بڑا سا علی گڑھ ہوگا۔ یہ اگلا سنگ میل 19ویں صدی کے کسی آخری سال کا ہے۔ اس کے پاس ایک انگریز کھڑا ہے جس کا نام تھیوڈور ماریسن ہے۔ ان کی رائے ہے کہ ہندوستان میں ایک مشترک قوم کا تصور نہیں ملتا۔ ہندو اور مسلمان دونوں اپنی جدا مذہبی اور معاشرتی روایات رکھتے ہیں۔ اگر ہندوستان کے 6 کروڑ مسلمان ہندوستان کے ایک حصے میں اکٹھے کر دیے جائیں تو ہندوستان کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ ماریسن وہی ہیں جن کے نام پر مسلم یونیورسٹی میں ایک ہاسٹل ماریسن کوٹ کہلاتا تھا۔ اس ہاسٹل کی دیواریں ہماری معاشیات کی جماعت سے ملحق تھیں۔ بیچ میں صرف ایک دروازہ تھا جسے شاید آپ باب العلم کہتے تھے۔ یہ ہاسٹل معمولی سا تھا، اس کی عمارت پر بسا اوقات استبل کا گمان گزرتا۔ کرسی بھی اونچی نہ تھی اور آندھیوں سے کچے صحن میں ریت اور مٹی اتنی بھر گئی کہ اس کی سطح کمروں کے فرش سے بھی اونچی ہو گئی۔ اس بے کسی کے باوجود اس ہاسٹل میں رہنے والوں کی کشادہ پیشانیوں پر ماریسن کی پیش گوئی لکھی ہوئی نظر آتی تھی۔ اکتوبر 1906 میں شملہ وفد نے لارڈ منٹو سے ملاقات کی تھی۔ ان کے سپاس نامے میں بھی آخری مطالبہ یہی تھا کہ ایک محمڈن یونیورسٹی قائم کی جائے۔
شملہ وفد میں 30 آدمی شامل تھے، ان میں سے 3 کو میں نے اسی یونیورسٹی میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے دیکھا ہے، جس کے قیام کی درخواست لے کر وہ شملے کی پہاڑیوں پر چڑھے تھے۔ 1917 میں اسٹاک ہوم سوشلسٹ انٹرنیشنل کانفرنس میں خیری برادران نے تقسیم ہند کی تجویز پیش کی۔ چھوٹے خیری تو علی گڑھ میں پڑھاتے تھے، سنولایا ہوا چہرہ، بیٹھی ہوئی آواز اور کبھی چین سے نہ بیٹھنے والی روح۔ سنا تھا کہ وہ ہٹلر سے بھی مل چکے ہیں اور ان کے پاس اس کی ایک دستخط شدہ تصویر بھی ہے۔ ہم نے ان کے گھر میں کئی بار جھانکا تھا کہ ہٹلر کی تصویر نظر آ جائے، مگر وہاں تو جرمنی سے لائی ہوئی صرف ایک صورت نظر پڑی اور وہ تھی ان کی بدیسی بیگم۔ ہم نے ان کے ذہن میں جھانکنے کی کوشش کی تو اسے مصروف یا گنجلک پایا۔ انگریز کیسے نکالا جا سکتا ہے اور مسلمانوں کو آزادی کی کون سی شکل راس آئے گی، وہ ہر وقت اسی ادھیڑ بن میں لگے رہتے۔ انگریز کے عہد اقتدار میں یہ باتیں شیخ چلی کی سی لگتیں۔ پھر جنگ آئی اور وہ قید کر دیے گئے۔ جنگ ختم ہوئی تو رہا ہوئے، مگر جلد ہی قید حیات و بندے غم کو توڑ کر آزاد ہو گئے۔ بر عظیم تقسیم ہوا اور آزادی ملی تو اسے دیکھنے کے لیے ان کی جرمن بیوہ رہ گئیں، جو اب بھی کراچی میں مقیم ہے۔ اسی شہر میں ان کی ایک لڑکی بھی رہتی ہے جس کا مکان ممکن ہے کبھی شاگرد پیشہ ہو، مگر ہم سب اسے بڑی عزت سے اینکس کہتے ہیں۔ کسی نے اس لڑکی سے پوچھا کہ مسلم ریاست کے وہ نقشے جو تمہارے والد بناتے تھے ان میں انہوں نے تمہارے مکان کی جگہ کیوں نہ رکھی؟ کہنے لگیں کہ ابھی ملک کی حدیں ابا کے مجوزہ نقشے سے ذرا کم ہیں، اس لیے بہت سے لوگ ابھی بے گھر ہیں۔